सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को सैमी फिरोज का सैमी भाई का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा जीवन कई प्रकार की अलग अलग परिस्थितियों और पहलुओं का समन्वय है जो हमारे जीवन को सफल, समृद्ध और आकर्षक बनाता है। हालात कैसे भी हों, हमारा सही समय पर लिया गया सही निर्णय हमारे आने वाले जीवन के कई सालों की दिशाएं और दशाएं तय कर देता है। बस जरूरत है हर एक बात को सकारात्मक नजरिए से देखने की। हम आपके सकुशल जीवन की कामना करते हैं। श्रोताओं, आज फिर एक बार आपके लिए एक बहुत ही नायाब कलाकार जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हमारे जम्मू की एक इस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं। हमें गर्व है उनकी कला पर। हमें आशा है कि आज की बातचीत के द्वारा हम सब लोग उनकी कला से, उनके अनुभवों से आशीषित होंगे। तो आज हमारे स्टूडियोज में जम्मू की जानी मानी कलाकार कोई और नहीं बल्कि जसमीत कौर जी हमारे साथ हैं। जसमीत जी, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। सबसे पहले सैमी भैया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मेरे जैसी नाचीज़ को आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जसमीत जी, सच में हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है। ये हमारी आवश्यकता थी, हमारी ज़रूरत थी कि हम आपको याद करें। आपके पास जो कला है उसके द्वारा हम लाभ उठाना चाहते हैं, उसका हम मज़ा लेना चाहते हैं। सिंस वी आर ऑल गुड लिसनर्स, हम सब एक अच्छे श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं वो भी बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है आप हमारे स्टूडियोज में हैं। तो जसमीत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके संगीत की शुरुआत कैसे हुई? मेरा संगीत का सफ़र घर से शुरू हुआ। मेरे घर से, मेरे जो ननिहाल हैं, मेरे नाना जी वो ध्रुपद गायक थे एक्चुअली, और रागी थे चूँकि, और अलमस्त जी के स्टूडेंट थे वो। अलमस्त जी बड़े फेमस और बड़े ध्रुपदीय थे और बहुत उनके नाम की बंदिशें हैं। तो नाना जी मेरे उनसे सीखे हुए थे। तो हमारे नान के जो परिवार है उसमें मेरे जितने मासियाँ और मामा जितने सब, मेरी मम्मी तो थी ही, और ये सब लोग गाते। कोई वायलिन बजाता, कोई सितार बजाता, मतलब द होल फैमिली वाज इन म्यूज़िक। एजुकेशन के साथ साथ म्यूज़िक को एक इम्पोर्टेंस दी हुई थी घर में। उसकी वजह थी कि नाना जी जो वो म्यूज़िक को लेके बड़े संजीदा और बड़े, मम्मी मेरे मम्मी खुद पहले नाना जी से सीखती रही, फिर वो पंडित उमादत्त शर्मा जी से, पंडित शिव कुमार जी के पिताजी, उनके मतलब मम्मी उनकी गुरु बहन हुई हैं पंडित शिव कुमार जी की। मैंने इनहेरिट किया मम्मी का वो गुण। और मेरे ब्रदर सिस्टर्स वो भी थोड़ा बहुत, सिस्टर तो मेरे अच्छा गाती है लेकिन ब्रदर भी गाता है थोड़ा। लेकिन एक घर में एक जो माहौल है वो मुझे संगीत का शुरू से ही मिला, बचपन से मिला। मम्मी को देखा गाते हुए रेडियो पे, मम्मी रेडियो की कलाकार थी, तो मम्मी रेडियो के लिए उन दिनों बहुत रिहर्सल्स होती थी। तो मम्मी को मैं देखती थी, जॉब म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के बाद मम्मी यहाँ पे रिहर्सल्स के लिए महीना आती थी, और कंसर्ट्स होती थी तो कंसर्ट्स सुनवाने मुझे भी ले जाती थी। मैंने सबको कंसर्ट्स में सुना हुआ है। सियाराम तिवारी जी, फिर पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी बनारस से, फिर मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोग, उनको मैंने यहाँ पे सुना हुआ है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, फिर हरिप्रसाद चौरसिया जी। रेडियो ने बुला के उनको, उनके प्रोग्राम्स रखता था यहाँ पे प्रांगण में, और हम लोग वो सुनने आते थे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पालन पोषण हुआ संगीत का, वो एक बड़ी अद्भुत रीति से हुआ, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं कि शुरू से ही एक तो मम्मी की तरफ से, फिर जो आप नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, तो उनके द्वारा सीख कर, और आपने किस किस तरह से कॉन्सर्ट्स में, जब आप छोटे थे तो कॉन्सर्ट्स में जाकर कितने बड़े बड़े लोगों को सुना। और उसके बाद हम सुनते हैं, जो हमने सुना है, आप बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के पास, जैसे पंडित राजन मिश्रा जी, साजन मिश्रा जी, उनसे भी आपने सीखा है। तो फिर उससे पहले आप जम्मू में पंडित पी एन रैना जी से। जी। मम्मी शुरू में मुझे फॉर्मल टीचिंग नहीं मिली है। शुरू में मैं ये सच बात बोल रही हूँ कि मुझे शुरू में फॉर्मल टीचिंग नहीं मिली है, लेकिन वो घर का माहौल, उसने मुझे सुरीला, मतलब सुर मेरे कान में शुरू से ही, और गाती भी थी तो मम्मी इनकरेज करते थे।
घर में ही कोई गैदरिंग होती थी उसमें गाती थी। हाँ मुझे याद है, लेकिन यहाँ पे एकेडमी कंपटीशन होता था, तो एकेडमी कंपटीशन में उस समय 100 रुपीज़ की 150 रुपीज़ इनाम होता था। तो मैं उस समय शायद 4th में पढ़ती थी कि 3rd में पढ़ती थी, तो एक राजस्थानी गाना मम्मी ने सिखाया, तो वो मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। लेकिन वो एक गाना ऐसे ही तैयार करके गा दिया। लेकिन फॉर्मल टीचिंग मेरी 10th के बाद शुरू हुई म्यूज़िक की, जो कि मम्मी से तो स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मम्मी ने ही, अपने कलीग थे मम्मी के यहाँ पे पंडित पी.एन. रैना जी, फिर उनसे सीखती रही मैं 7-8 साल। उसी दौरान फिर मैं एमए जब करने गई तो फिर मैं पंडित राजन साजन मिश्रा जी, उनसे सीखती रही दिल्ली में। वो तो आज तक मेरी टीचिंग चल रही है। तो गुरुजी ने ही मुझे अपने पिताजी के पास बनारस भी भेजा सीखने के लिए, पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, उनसे भी सीखती रही। तो मेरा सीखने का जो है, मैं लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले, और उन गुरुओं की ही देन है कि आज भी मैं उन्हीं का, जो भी हो रहा है वो उन्हीं का है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की विशेष है जो मैं इस संगीत में अभी भी कैरी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो जसमीत जी, जैसा आपके ये जो संगीत का जो सफ़र है, जो आपने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ पाया है बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में रहकर जी, तो उसका जो असर है वो हम तो देखते ही हैं, क्योंकि हमने आपको सुना है, हमारे आकाशवाणी में आपके रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो डोगरी गीत हो, गज़ल हो, भजन हो, शास्त्रीय संगीत हो। आपने सभी पहलुओं को देखा है, सुना है, समझा है, सीखा है। तो आप ये बताइए कि ये जो आप गाते हैं, मैंने कितनी विधाओं के नाम लिए, तो ये जो आपका स्विच ओवर होता है, क्योंकि कई बार देखा ये जाता है कि कुछ गायक कलाकार जो होते हैं वो खास किस्म का या खास किस्म की गायकी ही गाते हैं, वो दूसरे पहलुओं को टच नहीं करते। उतना ही उनका क्राइटेरिया होता है, उतना ही ग्राफ लेकर चलते हैं, तो उतना ही गाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो हर तरह का सारी विधाओं को देखते हैं। तो आप जब इन सारी चीज़ों को गाते हैं, ये जो स्विच ओवर होता है, जो चेंज करते हैं, आपका जो प्रोग्रामिंग होती है, वो श्रोताओं को बताइए। ये सारा मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आता है, एक गॉड गिफ्ट भी होता है। गॉड गिफ्ट तो वो होता है कि आपको सुर भी दे दिया भगवान ने, और सुर के प्रति एक लगाव भी दे दिया, वो उसकी देन है। लेकिन उसके बाद आपको अच्छा गुरु मिलना, जो आपको वो स्विच ओवर करना भी सिखाए, और वो फ़र्क करना सिखाएं कि आप भजन गा रहे हैं तो वो भजन ही लगना चाहिए, गीत गा रहे हैं तो गीत ही लगना चाहिए, गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल ही लगनी चाहिए, और अगर क्लासिकल गा रहे हैं तो क्लासिकल ही लगे। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है। संगीत विद्या ऐसी विद्या है जो कि कॉपी या यूट्यूब आपको, हाँ आप सुन के आप बहुत कुछ ग्रास्प करेंगे, बहुत कुछ ले सकते हैं, बट आपने, क्योंकि ये करत विद्या है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। परफॉर्मेंस में जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, उस समय उसका जो अंदर की चीज़ है वो आपको उस समय महसूस होती है कि इसका जो फ्लेवर है, फ्लेवर कुछ भी हम गाते हैं उसका फ्लेवर रहता है। आप गज़ल गाते हैं तो वो फ्लेवर जब तक आपको महसूस नहीं होता, उसको हम रूह बोलते हैं, जिसको जो उसकी अपनी एक नेचर होती है। जो उसकी नेचर, जब तक उस नेचर के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर पाते तो वो आपको वो माफ़ नहीं करती है। वो आपको, हम संगीत के जो दिग्गज लोग हैं ये बोलते हैं कि हर रूह, हर राग, हर विदा, हर में है रूह, लेकिन वो महसूस करने की बात है, और वो आपको गुरु सिखाते हैं ये चीज़ें, आप सीखते हैं वो बात। सोने को चमकने के लिए, हीरे को चमकने के लिए उसको जो वो टफ टाइम है वो देखना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप गुरु के पास जाते हैं, गुरु आपको वो टफ टाइम देते हैं, तो वो टफ टाइम के लिए आप तैयार हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और मोर ओवर संगीत, मतलब मैं एक बात से दूसरी बात पे आ रही हूँ। जी। मेरे गुरुजी से मैंने बहुत बार पूछा कि गुरुजी ऐसा लगता कि अभी तो गाना शुरू ही नहीं किया, तो गुरुजी बोलते हैं एक जन्म में बोल रही हो ये बात, इसके लिए तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और ये चीज़ मैं मानती हूँ कि इस जन्म में मुझे ये संगीत मिला है, तो शायद पिछले जन्म का कुछ अच्छा होगा, संगीत के साथ जुड़ी हूँ। अब और जन्म लेंगे तो कुछ होगा, वो तो करने की बात है, वो तो आगे ले जाने वाली बात है। जैसे हम सुनते हैं कि पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जब लोग गाते थे तो दीपक जल जाया करते थे, मैं बरस जाता था। तो हमें लगता है कि जैसे इस वक्त जो गाने बजाने का जो तरीका चल रहा है, कई बार हम देखते हैं जो राग हैं
अब उनका ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है। जो पहले 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे भी गाया जाता था, वो आज 15 मिनट में या 20 मिनट में उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या ये सही है कि जब तक कोई चीज़ अपने पूरा विस्तार नहीं करेगी, राग अपना पूरा विस्तार नहीं करेगा, वो असर नहीं छोड़ेगा। तो हम शॉर्ट टाइम में राग का वो फ्लेवर नहीं ले सकते, वो असर नहीं ले सकते। तो क्या उसको पूरा टाइम चाहिए इस्टेब्लिश होने के लिए, ताकि वैसा ही हो जैसे पहले हुआ करता था कि दीपक जल जाया करते थे, मैं बरसता था। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? राग अपने आप में एक पूरा व्यक्तित्व है, इट्स अ पर्सनैलिटी। आप कैसे कर सकते हैं कि आधे घंटे में उस पर्सनैलिटी को पूरा डिफाइन कर दें? उसको डिफाइन करने के लिए यू नीड टाइम। तो जब वो उस पर्सनालिटी को पूरा टाइम मिलता है, जब वो पूरी तरह डिफाइन होती है, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट होता है वो उसका फ्लेवर, तो अपने आप फिर चमत्कार होते हैं। लेकिन उसके लिए सुनने वालों को भी वो पेशेंस वो चाहिए। खास करके शास्त्रीय संगीत तो ऐसा संगीत है जिसको, जो आपका गाने वाले बजाने वाले का तो टाइम मांगता ही है, सुनने वाले का भी टाइम मांगता है। सुनने वाले में भी वो पेशेंस चाहिए, तब क्लासिकल सक्सेसफुल कंसर्ट तब पॉसिबल है। जसमीत जी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है जी, मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से आपसे बहुत सारी बातें करूं। तो थोड़ा ये भी बताइए कि एक संगीत होता है कानों के लिए जी, और कानों का जो संगीत है वो हम उसमें ये भी कह सकते हैं कि वो अपने पूरे रेशो में 440 जो हम जिसको बोलते हैं, वो अपने पूरे रेशो में भी होता है। और बहुत से लोग अच्छा गाते हैं, सुर में गाते हैं। लेकिन एक गाना होता है जो रूह के लिए होता है, जिसको बोलते हैं बड़ा सुरीला गाना। तो इसमें डिफरेंस बताएंगे आप, ताकि श्रोताओं को ये एक जानकारी मिले कि सुर में गाना और सुरीला गाना, इनमें क्या अंतर है? कानों का गाना और रूह का गाना, इनमें क्या फर्क है? सुर का गाना हो गया, हाँ ठीक है, आप सुर में हैं, लेकिन जब तक आपका वो गाना टच नहीं किया किसी को, आपको फील, आप पुराने गाने सुनिए। क्योंकि मैं खुद पुराने गाने सुनती हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं आपको पुराने गानों का ही एग्जाम्पल दूंगी। क्लासिकल नहीं, लाइट ही सुन के देखिए। पुराने कुछ गाने ऐसे हैं कि आपको सुनने से आप एकदम से ऐसे हेवन में पहुंच जाते हैं, आपको और ही दुनिया कोई और ही हो जाती है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जाके आपको टच करते हैं, वो आपके इमोशंस को टच करते हैं। मतलब इसको हम जैसे ऐसे कहें कि जो कानों का गाना उसमें आप वाह कहेंगे, और जो रूह का गाना उसमें आपके लिए उसमें आह निकलेगी, उसमें आपसे शब्द ही नहीं निकलेंगे। जब रूह का गाना होता है तो फिर आपके शब्द ही, आप निशब्द हो जाते हो। उस समय आपके पास शब्द नहीं रहते हैं, क्योंकि रूह तक जो चीज़ पहुंच जाती है फिर वो आपको निशब्द कर देती है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा हमें अपनी गायकी का नमूना दें। श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, हमारे जो श्रोता है उसमें मज़ा लेंगे, क्योंकि आपके रिकॉर्ड भी हमारे पास हैं, डोगरी गीत भी हैं, भजन भी हैं, हिंदी गीत भी हैं, शास्त्रीय संगीत भी है। एक रिकॉर्ड तो हो सकता है कई साल पहले हुआ हो जी, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो जसमीत कौर अभी जो तरोताज़ा हमारे साथ स्टूडियोज में बैठी हैं, तो श्रोता भी इस वक्त बिल्कुल कान लगाकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो इस वक्त जसमीत कौर जी अपने सुरों से हमें मंत्र मुक्त करें और थोड़ा थोड़ा अंश जो है अपने गाने से हमें बताएं। सबसे पहले मैं एक डोगरी गीत गाती हूँ जो मम्मी गाती थी। मैंने बचपन में ये गाना मम्मी का पहले सीखा था और मैं गाती थी स्कूल में। ऐसे जब मुझे खड़ा करते थे गाने के लिए तो मैं गाती थी। यश शर्मा जी का लिखा हुआ है ये। मेरी तरती माँ जमुआ, माँ जमुआ एक बावे आली थार दुआ तवे दा प्यार, एक बावे आली थार दुआ तवे दा प्यार, मिगी सददाए सरता कराई, यानी मैं जा जमुआ, जा जमुआ। ये शकील बुदायूनी जी की गजल है। दूर
राहें मुश्किल आलम है तन्हाई का, आलम है तन्हाई का। आज मुझे एहसास हुआ है अपनी शिकस्ता पाई का, आलम है तन्हाई का। मैं शास्त्रीय संगीत में एक गुरुजी की बंदिश है बिलास खानी तोड़ी में, जी, जी, वो गाना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, प्लीज। काना रे मुरली कायना तू बजाई, काना रे मुरली कायना तू बजाई, बिन सुन बेनु की धुन अखियाल साई, कायना रे मुरली कायना तू बजाई, कायना कायना कायना। बहुत बढ़िया जसमीत जी, बहुत मज़ा आया। तो जसमीत जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज़ डेस्क।